जिस दिन अमीर मॉम तुम्हें पहली बार घर वापस लेने आई, उसी दिन यंग मास्टर चेन यू ने पूरे परिवार को तुम्हारे खिलाफ भड़काने की कोशिश की। उसे लगा कि तुम जैसे गरीब लड़के के पास कोई जवाब नहीं होगा, लेकिन उसकी उम्मीद के उलट तुम बिल्कुल भी नहीं घबराए और ऐसा करारा जवाब दिया कि वो पूरी तरह चुप हो गया। रुको छोटे भाई, मैं किसी गेस्ट रूम में नहीं रहने वाला, इसलिए मुझे घर का हर कोना दिखाने की जरूरत नहीं है। मुझे बस अपना कमरा और बाथरूम कहाँ है इतना जानना काफी है। तभी चेन यू की नजर एक आती हुई परछाई पर पड़ी तो उसने तुरंत आंसू भरी आवाज में कहा, भाई आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? मैं तो बस चाहता था कि आप जल्दी से इस परिवार में घुल मिल जाएं और इस घर की हर चीज जान लें। तभी पीछे से एक ठंडी महिला आवाज आई, यूर क्या हुआ? चेन यू ने दोनों हाथों से अपना चेहरा पोंछते हुए बेचारगी से कहा, अरे थर्ड सिस्टर आप वापस आ गई। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। भाई ने कुछ नहीं कहा, भाई मेरे साथ बहुत अच्छे हैं। चेन जिंग ने तुम्हारी तरफ देखा और बोली, तो तुम वही नए लड़के हो जिसे इस परिवार ने अपनाया है। क्या तुम्हारे डैड ने तुम्हें कभी कोई तमीज नहीं सिखाई? मुझे समझ नहीं आता कि मॉम और डैड तुम्हें वापस क्यों लाए। तुमने शांत स्वर में कहा, अगर सिस्टर ऐसा कह रही हैं तो मैं भी वही तरीका अपनाऊंगा जो चेन यू ने मेरे साथ अपनाया था। इतना कहकर तुमने चेन जिंग का हाथ पकड़ लिया और दूसरी मंजिल के पहले कमरे से उसे जबरदस्ती हर कमरा दिखाना शुरू कर दिया। जब तक उसे समझ आया तब तक तुम उसे 5 कमरे दिखा चुके थे। चुप हो जाओ और मेरा समय बर्बाद करना बंद करो। ये सुनकर तुमने दाहिना हाथ मुट्ठी बनाकर उसके मुंह के पास ऐसे किया जैसे माइक पकड़े हों और कहा, मैडम क्या ये आपके दिल की सच्ची बात है? क्या आप अपने शब्द वापस नहीं लेंगी? तुम्हारी इस हरकत से चेन जिंग गुस्से से तमतमा गई और सीधे नीचे भाग गई। थोड़ी देर बाद वो मॉम डैड और सेकंड सिस्टर के साथ ऊपर लौटी। सबके चेहरे बेहद सख्त थे। जियांग फैन, तुमने ऐसा क्या किया कि आज जिंग इतनी नाराज हो गई? तुमने बिना समय गंवाए कहा, मॉम डैड मुझे पता है कि सिर्फ बातों से मैं खुद को साबित नहीं कर सकता। मैं मांग करता हूं कि दूसरी मंजिल की अभी की पूरी सीसीटीवी फुटेज निकाली जाए। चेन यू ने कभी नहीं सोचा था कि तुम ऐसा कहोगे। उसका चेहरा तुरंत पीला पड़ गया और वो जल्दी से बोला, मॉम डैड नाराज मत होइए। भाई अभी अभी घर लौटे हैं, शायद उनसे अपनी भावनाएं ठीक से संभाली नहीं गई। मैंने अपनी भावनाएं बहुत अच्छे से संभाली हैं। अगर अभी सीसीटीवी नहीं देखी गई तो मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा और इंटरनेट पर पोस्ट कर दूंगा कि घर लौटने के पहले ही दिन मुझे निकाल दिया गया। फिर लोग खुद फैसला करेंगे कि सही कौन है। जैसे ही डैड ने सुना कि तुम ये बात इंटरनेट पर डालने वाले हो, उन्होंने तुरंत नौकरों को आदेश दिया, अभी की सारी सीसीटीवी फुटेज लेकर आओ। तुमने तुरंत कहा, अरे मैं तो अभी इस घर में आया हूं और यहाँ किसी को नहीं जानता। अगर नौकरों ने फुटेज में छेड़छाड़ कर दी तो उससे अच्छा नहीं होगा कि हम सब सीधे कंट्रोल रूम में जाकर देख लें। तुम्हारी बात सुनकर डैड गुस्से से बोले, ठीक है सब लोग अभी कंट्रोल रूम चलेंगे, लेकिन पहले साफ कर देता हूं, अगर गलती तुम्हारी निकली तो तुम्हें परिवार के हर सदस्य से माफी मांगनी होगी। तुमने मुस्कुराकर कहा, ठीक है। तभी चेन यू डर के मारे कांपने लगा। चलते चलते वो अचानक बेहोश होकर गिर पड़ा। पीछे चल रही चेन जिंग घबरा गई और चिल्लाई, यूर। उसकी आवाज सुनकर सब लोग पीछे मुड़ गए। चेन जिंग ने गुस्से से तुम्हारी तरफ उंगली उठाकर कहा, तुम जरूर मनहूस हो। तुम्हारे वापस आते ही हमारा यूअर, जो बचपन से कभी बीमार नहीं पड़ा, अचानक बेहोश हो गया। तुमने तुरंत तंज कसते हुए कहा, वाह, बेहोश होने का समय भी कितना सही चुना है, बिल्कुल महल की चालाक बीमार किरदारों जैसा। जो इंसान हमेशा स्वस्थ रहा हो उसका अचानक यूं बेहोश हो जाना तो बहुत नकली लग रहा है। क्या किसी को उसके हिलते हुए आंखों के गोले दिखाई नहीं दे रहे? चाहो तो उसकी पलकों को उठाकर देख लो। सच में बेहोश इंसान की आंखें और जागते हुए इंसान की आंखें अलग दिखती हैं। तुम्हारी बात सुनकर बाकी लोग भी शक भरी नजरों से चेन यू को देखने लगे। चेन यू का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन वो फिर भी बेहोश होने का नाटक करता रहा। तभी तुमने गंभीर चेहरा बनाकर कहा, मॉम कोई बात नहीं, पहले चलकर सीसीटीवी देख लेते हैं। फैमिली डॉक्टर को भी बुला लीजिए। आखिर में डॉक्टर यही कहेंगे कि कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, अगर फैमिली डॉक्टर को पहले से खरीद लिया गया हो तो वो कोई ऐसी बीमारी बता देंगे जो सुनने में गंभीर लगे लेकिन असल में हो नहीं। जियांग फैन, तुम अपने ही भाई पर ऐसा शक कैसे कर सकते हो? तुमने शांत होकर कहा, मैं आज ही उससे पहली बार मिला हूं, इसलिए थोड़ा शक होना बिल्कुल सामान्य है। हाँ, जल्दी से फैमिली डॉक्टर को बुलाइए, उसके बाद हमें सीसीटीवी भी देखनी है। चेन जियांग तुम्हें दिल से नापसंद करती थी, फिर भी उसने डॉक्टर को फोन कर दिया, मॉम मेरे साथ चलिए, हमें सीसीटीवी देखनी है। जियांग फैन छोड़ो, मॉम को यूआर के पास रहना होगा। यिन यिन थोड़ी बेसब्र होकर बोली, मुझ पर भरोसा कीजिए, आप डॉक्टर नहीं हैं, वहां खड़े रहकर देखने से कुछ नहीं होगा। सीसीटीवी कहाँ है? अगर आप मुझे अभी वहां नहीं ले गए तो मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा। बेहोश पड़े चेन यू को छोड़कर पूरा परिवार सीसीटीवी रूम में पहुंच गया। डैड ने गंभीर आवाज में कहा, दूसरी मंजिल की पिछले आधे घंटे की सारी सीसीटीवी फुटेज चलाओ। जल्द ही स्क्रीन पर चेन यू और तुम दिखाई दिए। वीडियो में चेन यू पूरे मन से तुम्हें कमरे दिखाता नजर आ रहा था। ये देखकर चेन जियांग ने ताना मारा देखा, यूअर पूरी तरह बेगुनाह है, अब तुम्हारे पास क्या कहने को बचा है? तुमने तुरंत जवाब दिया, सच खुद बोलता है, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं, बस उम्मीद है कि सिस्टर थोड़ी समझदारी से काम लेंगी। लेकिन 20 मिनट से ज्यादा बीत जाने के बाद भी चेन यू तुम्हें वही बेकार के कमरे दिखाता रहा। ये देखकर सबके चेहरे बदलने लगे। फिर वीडियो में तुम्हारी आवाज आई जिसने चेन यू की बात बीच में रोक दी। उसके बाद चेन यू बेचारा बनने लगा और अचानक रोने जैसी आवाज में बोलने लगा। अगले ही पल चेन जिंग की आवाज सुनाई दी। फिर चेन यू बिना किसी वजह के अपना चेहरा पोंछने लगा और नाटक करने लगा। डैड की नजर अब भी बहुत तेज थी। उन्हें समझ आ गया कि उनका गोद लिया बेटा उतना मासूम और भला नहीं था जितना वो हमेशा दिखाई देता था। पहले की सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद अब चेन यू का अचानक बेहोश होना भी किसी बीमारी की वजह से नहीं लग रहा था। मॉम शायद अभी तक अपने गोद लिए बेटे की सारी चालें पूरी तरह नहीं समझ पाई थी, लेकिन उन्हें यह जरूर समझ आ गया कि उन्होंने तुम्हारे साथ गलत किया था। जियांग फैन, मुझे माफ कर दो, मॉम को तुम पर शक नहीं करना चाहिए था। फिर चेन जिंग ने हल्की झिझक के साथ कहा, वो छोटे भाई मुझे भी माफ कर देना। तभी सब लोग वहां से जाने ही वाले थे कि एक नौकरानी ने सीसीटीवी रूम का दरवाजा खटखटाया और बोली, सर मैडम, सेकंड मिस फैमिली डॉक्टर आ गई हैं। यंग मास्टर अभी भी बेहोश हैं। थर्ड मिस ने सबको वहां बुलाया है।
डैड का चेहरा और भी सख्त हो गया। वो देखना चाहते थे कि उनका गोद लिया। बेटा अब कौन सा नया नाटक करेगा, चलो जाकर देखते हैं। थोड़ी ही देर में सब लोग चेन यू के कमरे में पहुंच गए। तुमने देखा कि फैमिली डॉक्टर बहुत सुंदर और शांत स्वभाव की थी, बिल्कुल किसी सीईओ रोमांस कहानी की समर्पित हीरोइन जैसी। तुम अपने आप बुदबुदाए, ठीक है, अगर ऐसी लड़की चेन यू से प्यार करती होगी तो उसके लिए हर तरह की अजीब बीमारी भी बना देगी, अगर बीमारी नहीं होगी तो भी बना देगी। लेकिन तुम्हारी ये बात पास खड़ी चेन जियांग ने सुन ली। तभी वो खूबसूरत डॉक्टर चिंतित होकर बोली, सर मैडम, यंग मास्टर लंबे समय से दबे हुए तनाव और अत्यधिक मानसिक आघात की वजह से बेहोश हुए हैं। इससे उनके दिमाग में कुछ समय के लिए खून की सप्लाई कम हो गई। मैं जानना चाहूंगी कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिससे उन्हें इतना बड़ा मानसिक झटका लगा। तुमने बेपरवाही से कहा, देखा फिर वही बीमारी जो हो भी सकती है और नहीं भी। डॉक्टर ने तुम्हारी तरफ देखकर कहा, आप शायद इस परिवार के नए यंग मास्टर हैं। हो सकता है आपको इस तरह की बीमारी की जानकारी न हो, लेकिन उम्मीद है कि आप हमारी प्रोफेशन पर बाहरी इंसान की तरह टिप्पणी नहीं करेंगे। बाई चूचू की आवाज धीरे धीरे सख्त होती गई। तुमने हल्की सांस ली, कमरे की सजावट में लगे पंखों में से कुछ पंख निकाल लिए और बाई चूचू से कहा, फिर उम्मीद है डॉक्टर बाद में आपको अपनी बात पर पछताना नहीं पड़ेगा। आज मैं बस जरूरत से ज्यादा बोल रहा हूँ। इतना कहकर तुम सीधे चेन यू के पास गए उन पंखों से, उसके नंगे पैरों में गुदगुदी करने लगे और फिर उसका हाथ पकड़कर सबकी तरफ देखकर बोले, ये जाग रहा है, बस सोने का नाटक कर रहा है। जो सोने का नाटक करे उसे कोई नहीं जगा सकता, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि गुदगुदी रोकने के लिए इसका पूरा शरीर अभी अकड़ा हुआ है। मॉम ने भी चेन यू का हाथ पकड़कर देखा। सचमुच उसकी मांसपेशियां बहुत कसी हुई थीं, बिल्कुल भी किसी बेहोश इंसान जैसी नहीं। उन्होंने चुपचाप बाकी लोगों की तरफ देखा। मॉम का चेहरा ठंडा पड़ गया और उन्होंने सख्त आवाज में कहा, यूअर, अभी भी तुम मेरे गोद लिए बेटे हो, इसलिए आज की बात मैं भूल सकती हूँ, लेकिन अगर तुमने अब भी सोने का नाटक जारी रखा तो मुझे तुम्हें इस घर से निकालना पड़ेगा। काफी देर इंतजार करने के बाद भी चेन यू ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। डैड मॉम, आप लोग हद कर रहे हैं। चेन जिंग जल्दी से आगे बढ़ी ताकि तुम्हें रोक सके, लेकिन उसका पैर फिसल गया और वो सीधे चेन यू के पेट पर गिर पड़ी। तुमने अंगूठा दिखाकर कहा, लगता है थर्ड सिस्टर ही असली पुनर्जन्मी हुआ तुओं है। ये देखकर बाई चूचू जल्दी से बोली, यंग मास्टर जियांग, अब बहुत हो गया। इतनी जोर की चोट लगे तो कोई भी दर्द से जाग जाएगा। तुमने अपना फोन निकाला और कहा, आप इतनी जिद क्यों कर रही हैं? डैड, मुझे लगता है इस डॉक्टर की काबिलियत पर शक होना चाहिए। मैंने अभी देखा है यहाँ से सबसे बड़ा अस्पताल सिर्फ 2 किलोमीटर दूर है। तुमने कहा, चलिए इसे सीधे बड़े अस्पताल ले चलते हैं और पूरा चेकअप करवाते हैं। मुझे इन लोगों की बातों पर भरोसा नहीं जो हर समय झूठी बातें बनाते रहते हैं। जैसे ही चेन यू ने सुना कि उसे बड़े अस्पताल ले जाया जाएगा, वो अंदर ही अंदर घबरा गया। उसने आंसुओं से भरी धुंधली आंखें खोली और बोला, डैड मॉम, शायद मैं कल रात ठीक से नहीं सोया था, इसलिए बेहोश हो गया। क्या हुआ? मेरे पेट में थोड़ा दर्द क्यों हो रहा है? तुमने कहा, जियांग फैन सही कह रहा है। यूअर, चलो तुम्हें अस्पताल ले चलते हैं। बेहोश होना कोई छोटी बात नहीं है। मॉम की आवाज नरम थी, लेकिन उसमें इनकार की कोई गुंजाइश नहीं थी। चेन यू ने परिवार की चिंता करने का दिखावा करते हुए कहा, जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी तुमने अपना फोन हिलाते हुए कहा, मैंने अभी 120 पर कॉल कर दिया है, बड़े अस्पताल की एम्बुलेंस नीचे पहुंच चुकी है। चलिए। ये सुनते ही कुछ ताकतवर नौकरानियां आगे बढ़ीं और चेन यू को उठाकर ले जाने लगीं। डर के मारे चेन यू बुरी तरह छटपटाने लगा। ये देखकर डैड की आंखें ठंडी हो गईं। उन्होंने घबराई हुई बाई चूचू की तरफ एक गहरी नजर डाली और नीचे चले गए। मौका देखकर तुम अपने पालक पिता के घर कुछ सामान लेने चले गए। जब वापस लौटकर पहली मंजिल के मुख्य दरवाजे से अंदर आए तो घर के अंदर से रोने की आवाज सुनाई दी। नहीं डैड मॉम, जियांग फैन के वापस आने से मैं अचानक घबरा गया था। मैंने पहले कभी जिद नहीं की और न ही कभी कोई परेशानी खड़ी की। मुझे एक और मौका दीजिए। मैं आगे से अपने भाई के साथ जरूर अच्छे से रहूंगा। लेकिन मॉम कुछ नाराज थी। यूअर, मैंने तुम्हें बचपन से अपने बेटे की तरह पाला है और हमेशा सही तरीके से जीना सिखाया है, लेकिन आज तुमने जो किया वो बहुत गलत था। यूअर, अब तुम भी बड़े हो गए हो। संयोग से जियांग फैन भी अभी अभी घर लौटा है और उसे भी समय चाहिए। वैसे भी तुम अभी तक अपने असली पिता के साथ नहीं रहे हो, क्यों ना कुछ दिन उनके साथ जाकर रहो। ये सुनते ही चेन यू फूट फूट कर रोने लगा। मॉम, आपने ही मुझे बचपन से बड़ा होते देखा है। मेरी जिंदगी का हर कदम आपके साथ बीता है। मेरे लिए सबसे करीबी इंसान आप ही हैं। मैं अपने असली पिता से भी मिलूंगा और भविष्य में उनका सहारा भी बनूंगा, लेकिन फिर भी मैं यहीं रहने का आदी हूँ। अगर आप मुझे किसी अजनबी अंकल के घर भेज देंगी तो मुझे बहुत असहज लगेगा। उसके इतना कहते ही तुमने सीधे उसकी बात का मतलब बता दिया। मैं उस गरीब घर वापस नहीं जाना चाहता। यहाँ रोज ऐश है, खूब पैसे खर्च होते हैं। वहां गया तो मेरी सारी शान चली जाएगी। फिर तुमने बेफिक्री से कहा, कोई बात नहीं मॉम, इसे यहीं रहने दीजिए। ये सुनकर चेन यू ने देखा कि डैड और मॉम ने अब कोई आपत्ति नहीं की तो उसने राहत की सांस ली। हालांकि किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन सब लोग पहले की तुलना में थोड़ा समझदार हो चुके थे और बचपन से चेन यू पर जो अंधा प्यार लुटाते थे वो अब धीरे धीरे कम होने लगा था। अपने कमरे में लौटकर तुमने अपना नाइट सूट निकाला और टैबलेट पर वो ड्रामा चलाया जिसे तुम पिछले कुछ दिनों से लगातार देख रहे थे। थोड़ी ही देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खोलते ही तुमने देखा कि बाहर चेन जिंग और चेन जियांग खड़ी थी। साफ था कि दोनों तुमसे रिश्ते सुधारना चाहती थी। छोटे भाई, क्या कर रहे हो? तुमने जवाब दिया, ड्रामा देख रहा हूं। चेन जिंग बोली, दूसरी मंजिल पर हमारा बहुत बड़ा मीडिया रूम है, चलो हमारे साथ वहां देखते हैं। तुमने सिर हिलाया, कुछ स्नैक्स उठाए और तीनों जल्दी ही मीडिया रूम में पहुंच गए। चेन जिंग ने सब उपकरण चालू किए, फिर सर्च बार खोलकर पूछा, छोटे भाई कौन सा ड्रामा देख रहे हो? मैं सर्च कर देती हूँ। तुमने ड्रामे का नाम बताया और कहा, शायद तुम दोनों इसे देख नहीं पाओगी। दोनों ने एक साथ कहा, कोई बात नहीं। फिर तीनों सोफे पर बैठ गए और दीवार जितनी बड़ी स्क्रीन पर ड्रामा देखने लगे। हैरानी की बात यह थी कि दोनों बहनों को भी ऐसा मेलोड्रामा काफी पसंद आने लगा। जैसे ही कहानी का एक जबरदस्त मोड़ आया, चेन जिंग गुस्से में कई आलू के चिप्स एक साथ मुंह में डालते हुए बोली, क्या घटिया औरत है,
थोड़ी देर बाद वो फिर बोली, अरे चिप्स खत्म कब हो गए? तुमने स्नैक्स के बैग से मसालेदार लच्छा स्टिक के कुछ पैकेट निकाले और एक पैकेट चेन जिंग को देते हुए कहा, ये खाकर देखो। चेन जिंग ने अपनी जिंदगी में कभी ऐसी चीज नहीं खाई थी। उसने लाल रंग की पैकिंग को शक भरी नजर से देखा, धीरे से पैकेट खोला, एक स्टिक निकाली, छोटा सा टुकड़ा खाया और तुरंत बोली, वाह कितना स्वादिष्ट है। यह देखकर चेन जियांग ने भी उत्सुकता से एक पैकेट खोला और बड़े मजे से खाने लगी। दोनों बहनें मुंह पर मसाले का तेल लगाए बड़े मजे से ड्रामा देख रही थीं कि तभी मीडिया रूम का दरवाजा खुला और चेन यू अंदर आ गया। उसने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, सेकंड सिस्टर, थर्ड सिस्टर, आप लोग क्या देख रही हैं? चेन जियांग ने बिना नजर हटाए जवाब दिया, एक ऑनलाइन ड्रामा। यह सुनकर चेन यू ने मन ही मन ताना मारा और बोला, आप दोनों बहनों को कितना कष्ट हो रहा होगा जियांग फैन के साथ, ऐसा साधारण ड्रामा देखना पड़ रहा है। सिस्टर्स, अगर आपको कोई काम हो तो आप लोग जाइए, मैं भाई का साथ दे देता हूं। तभी चेन जिंग झुंझलाकर बोली, अरे बीच में मत बोलो, अभी की लाइन मैं सुन ही नहीं पाई। वो कहानी के सबसे रोमांचक हिस्से में थी और चेन यू की वजह से उसका ध्यान टूट गया था। उसने बिना पीछे देखे कहा, बाहर जाओ और दरवाजा बंद कर दो, बाहर की रोशनी बहुत तेज है, तुमने भी उसकी तरफ देखा तक नहीं। चेन जिंग फिर बोली, यूअर जल्दी बाहर जाओ, सच में बहुत तेज रोशनी आ रही है। ये देखकर कि दोनों बहनें उसकी तरफ देखने तक को तैयार नहीं थी और पूरी तरह स्क्रीन में डूबी हुई थी, चेन यू ने तुम्हारी तरफ बेहद नफरत भरी नजर डाली, फिर गुस्से में मीडिया रूम से बाहर निकल गया और जोर से दरवाजा बंद कर दिया। कई घंटे तक लगातार ड्रामा देखने के बाद चेन जिंग और चेन जियांग दोनों पूरी तरह कहानी में डूब चुकी थी। तभी फिर दरवाजे पर दस्तक हुई। सेकंड मिस, थर्ड मिस, फिफ्थ यंग मास्टर, खाना तैयार है। सर और मैडम ने आप सबको नीचे बुलाया है, चलो पहले खाना खा लेते हैं, उसके बाद वापस आकर आगे देखेंगे। चेन जिंग अब पूरी तरह इस ड्रामे की दीवानी हो चुकी थी। उसे लग रहा था कि आज वो 20 एपिसोड और भी देख सकती है। तीनों नीचे डाइनिंग टेबल पर पहुंचे तो वहां एक अतिरिक्त कुर्सी पर एक महिला बैठी थी। उसके चेहरे पर रौब था और आंखों में सख्ती साफ दिखाई दे रही थी। बिग सिस्टर, आप वापस आ गई। चेन जिंग थोड़ी हैरान हुई। वो तुम्हारी सबसे बड़ी बहन चेन हुआंग थी। चेन जियांग ने दोनों का परिचय कराया। बिग सिस्टर, ये हमारे असली छोटे भाई जियांग फैन है। चेन हुआंग ने सिर्फ एक ठंडी नजर तुम पर डाली और फिर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। फिर उसने पूछा, यूअर कहाँ है? उसे खाने के लिए क्यों नहीं बुलाया गया? एक पल के लिए चेन जियांग के चेहरे की मुस्कान जम गई। उसने सोचा भी नहीं था कि बिग सिस्टर तुम्हारे परिचय का जवाब देना भी जरूरी नहीं समझेंगी। डैड ने अपनी बड़ी बेटी की तरफ देखा और उनके चेहरे पर हल्की नाराजगी साफ दिखाई दी। माहौल को संभालने के लिए मॉम ने तुरंत पूछा, सिक्स्थ यंग मास्टर अभी तक नीचे क्यों नहीं आया? नौकरानी का चेहरा असहज हो गया। उसने झिझकते हुए तुम्हारी तरफ देखा, जैसे कुछ कहना चाहती हो लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पा रही हो। तुमने सीधे उसकी बात बीच में ही काट दी। अब ये कहेगी कि सिक्स्थ यंग मास्टर का मन बहुत दुखी है, इसलिए उन्हें भूख नहीं है। फिर उदास चेहरा बनाएगी, आप सबकी नजर मेरी तरफ करवाएगी और सारी गलती मेरे सिर पर डाल देगी। नौकरानी घबराकर बोली, नहीं ऐसी बात नहीं है। डैड ने नौकरानी की तरफ एक ठंडी नजर डाली। अंधा प्यार इंसान की समझ छीन लेता है। तभी चेन हुआंग अपनी कुर्सी से उठ खड़ी हुई और बोली, डैड आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप यूअर के साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकते हैं? फिर उसने तुम्हारी तरफ देखकर एक बनावटी मुस्कान दी और तिरस्कार से हंसते हुए बोली, तुम भी कमाल के हो, तुमने बिल्कुल भी नरमी नहीं दिखाई और तुरंत जवाब दिया कैसे? जरा विस्तार से बताइए। चेन हुआंग ने ठंडी हंसी के साथ कहा, क्या यह साफ नहीं है? तुम अभी अभी इस घर में आए हो और हमारे यूअर को इतना डरा दिया कि वो खाने की टेबल तक आने की हिम्मत नहीं कर रहा। हालांकि मैं अभी वापस आई हूं और मुझे पूरी बात नहीं पता, लेकिन तुमने इतनी जल्दी मॉम डैड यहां तक कि सेकंड और थर्ड सिस्टर का भी दिल जीत लिया। इससे साबित होता है कि तुम्हारी चालें काफी गहरी हैं। तुमने बिना रुके जवाब दिया, सबसे पहले मैं इस परिवार का बेटा हूं। मेरा घर लौटना और अपने मॉम डैड और बहनों का प्यार मिलना सिर्फ ये साबित करता है कि मेरा परिवार मुझसे प्यार करता है। इसमें चालाकी कहां से आ गई? क्या मैं अपने ही परिवार के प्यार के लायक नहीं हूं? दूसरी बात, अगर उत्तराधिकारी बनने वाला इंसान बिना सच जाने, बिना जांच किए सीधे फैसला सुना दे तो कंपनी को पता चलने पर सबसे पहले वही मुश्किल में पड़ेगा। और आखिर में तुम्हारा उससे कोई खून का रिश्ता भी नहीं है, फिर भी तुम उसकी तरफदारी इतनी शिद्दत से कर रही हो कि मुझे तो शक होने लगा है, कहीं तुम्हारे मन में उसके लिए कोई अलग ही भावना तो नहीं है। डैड देखिए ना, ये कैसी बातें कर रहा है। चेन हुआंग गुस्से से भर उठी। तभी मॉम ने अचानक कहा, सुनिए, आपकी बेटी को अभी और सीखने की जरूरत है, क्यों ना उसे हाल ही वाले विदेशी प्रोजेक्ट पर भेज दिया जाए। डैड तुरंत मॉम का इशारा समझ गए और बिना देर किए बोले, ठीक है। मॉम ने गुस्से में कहा, इस लड़की को सच में अनुशासन की जरूरत है। चेन हुआंग पूरी तरह स्तब्ध रह गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि जो मॉम और डैड हमेशा उसे सबसे ज्यादा प्यार करते थे, वही आज उस बेटे की वजह से उसके साथ ऐसा व्यवहार करेंगे जिसे उन्होंने आज ही अपना माना था। उसने तुरंत अपना लहजा बदलते हुए कहा, सॉरी छोटे भाई, पूरी बात जाने बिना मुझे तुम पर गुस्सा नहीं करना चाहिए था। मॉम डैड, मैं अभी अभी बिजनेस ट्रिप से लौटी हूं और कंट्री ए वाला प्रोजेक्ट पूरा करने में कम से कम 3 साल लग जाएंगे। लेकिन मॉम इस बार बिल्कुल नहीं पिघली। उन्होंने उसका हाथ पकड़कर कहा, आ हुआंग, अच्छी बच्ची बनो। मॉम तुम्हें और बेहतर बनाना चाहती हैं और अगर हमारी याद आए तो हम अक्सर विदेश आकर तुमसे मिलेंगे। माहौल हल्का करने के लिए चेन जिंग बोली, चलिए पहले खाना खाते हैं। चूंकि बिग सिस्टर उस प्रोजेक्ट पर जा रही हैं तो आज पूरा परिवार साथ बैठकर खाना खा ले। आगे शायद उनसे इतनी जल्दी मुलाकात न हो। लेकिन चेन हुआंग अब भी झुकने को तैयार नहीं थी। उसने ठंडे स्वर में कहा, जब आपका बेटा यहाँ नहीं है तो इसे पूरा परिवार कैसे कह सकते हैं? ये सुनते ही डैड ने जोर से टेबल पर हाथ मारा और गुस्से से कांपती उंगली उसकी तरफ उठाकर बोले, ठीक है, एहसान फरामोश लड़की, क्या तुम मुझे गुस्से से मार डालना चाहती हो? चेन हुआंग भी भड़क गई। उसने बस इतना कहा, तो फिर मैं खाना नहीं खाऊंगी, और गुस्से में ऊपर चली गई। चेन जिंग को लगा कि बिग सिस्टर की बातों से तुम्हें बुरा लगा होगा, इसलिए वो तुम्हारे पास बैठ गई और मुस्कुराकर बोली, जियांग फैन, तुमने जो कहा कि बिग सिस्टर को अपने छोटे भाई से प्यार है, वो तो बिल्कुल किसी ड्रामे जैसा था। क्या तुम बहुत ज्यादा ड्रामे देखने लगे हो?
तुमने भी मुस्कुराकर कहा, हाँ बिल्कुल ड्रामे जैसा। अगर कहानी उसी तरह आगे बढ़ी तो अभी हम सब नीचे खाना खा रहे हैं और ऊपर कोई नहीं है। ऐसे में बिग सिस्टर अपने छोटे भाई को मनाने जाएगी, फिर उसे गले लगाएगी और शायद गलती से दोनों किस भी कर लें। तुम्हारी बात सुनते ही मॉम और डैड घबराकर तुरंत ऊपर भागे। तुम और दोनों बहनें भी उनके पीछे जाने ही वाले थे कि ऊपर से एक जोरदार थप्पड़ की आवाज आई। डैड मेरी बात तो सुनिए। ये सुनते ही चेन जिंग के चेहरे का रंग उड़ गया। कहीं सच में ऐसा तो नहीं। जब सब लोग चेन यू के कमरे में पहुंचे तो देखा कि चेन हुआंग चेन यू के सामने इस तरह खड़ी थी जैसे दोनों सचमुच एक दूसरे से प्यार करते हो। चेन हुआंग ने पूरी हिम्मत के साथ कहा, मॉम डैड, आप दोनों ने खुद कहा था कि यूअर का मुझसे कोई खून का रिश्ता नहीं है, फिर अगर मैं उससे प्यार करती हूं तो इसमें गलत क्या है? तुमने तुरंत कहा गलत कैसे नहीं है? जिस लड़के को बचपन से छोटे भाई की तरह पाला उसी से प्यार हो गया। ये बहुत अजीब है। तुम्हें अपनी इस सोच के लिए किसी मनोचिकित्सक से मिलना चाहिए। शायद इतने सालों तक अपने मन की बात छिपाने के बाद आज सच सामने आने से उसे अजीब सा सुकून मिल रहा था। उसने कहा, तुम्हें क्या पता, बचपन से मैं यूअर का ख्याल रखती आई हूँ। न जाने कितनी बार भगवान से प्रार्थना की कि काश हमारा कोई खून का रिश्ता न होता। इतने साल मैं खुद को रोकती रही। तुमने शांत स्वर में कहा, अगर खुद को रोकते रोकते इतनी तकलीफ हो रही थी तो कभी मनोचिकित्सक के पास जाने का नहीं सोचा। और तुम उससे कई साल बड़ी भी हो, पढ़ाई और करियर दोनों में उससे आगे रही हो, फिर भी तुम्हारे पास अपने ही छोटे भाई से प्यार करने का समय था। चेन हुआंग ने आंसुओं से भरी आंखों से अपने मॉम और डैड को देखा और बोली, मैं भी ऐसा नहीं चाहती थी, लेकिन मैं यूअर से प्यार करने लगी। मैंने बहुत कोशिश की कि उसे भूल जाऊं, लेकिन यूअर हमेशा मेरे साथ इतना अच्छा रहा कि मैं ऐसा नहीं कर पाई। उसकी आंखों में बस एक ही उम्मीद थी कि शायद उसके मॉम और डैड उसे स्वीकार कर लें। तभी चेन यू ने आंसू पोंछते हुए कहा, बिग सिस्टर, तो इतने सालों से आप मुझे इसी नजर से देखती थी। तुमने ड्रामे वाले अंदाज में कहा, डैड मैं अंदाजा लगाता हूं। जब जब बिग सिस्टर तुम्हें भूलने की कोशिश करती थी तब तब तुम उन्हें कोई उम्मीद दे देते थे। तुम्हें भी उनका ध्यान अच्छा लगता था और तुम जानबूझकर भाई बहन की सीमा से आगे बढ़कर उनसे करीबियां बढ़ाते थे। चेन हुआंग ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी नजरें सब कुछ बता रही थीं। ये सुनकर चेन यू का चेहरा सफेद पड़ गया। मॉम गुस्से में आगे बढ़ी और चेन यू को जोरदार थप्पड़ मारने लगी, लेकिन चेन हुआंग बीच में आ गई और वो थप्पड़ उसके चेहरे पर पड़ा। उसके गाल पर लाल निशान उभर आया और होंठ के किनारे से हल्का सा खून भी निकल आया। बार बार निराश होने के बाद डैड की आवाज पूरी तरह ठंडी हो चुकी थी। आज रात ही विदेश चली जाओ। जब तक वो विदेशी प्रोजेक्ट पूरा नहीं करोगी वापस मत आना। सामान पैक करने की भी जरूरत नहीं, नौकर तुम्हारा सारा सामान भेज देंगे। चेन हुआंग ने दांत भींचकर सिर झुका लिया और बोली, ठीक है डैड, मैं ये प्रोजेक्ट जरूर पूरा करूंगी। तभी तुमने अचानक जोर से कहा, रुकिए। पूरा परिवार एक साथ तुम्हारी तरफ देखने लगा। तुमने थोड़ा झिझकते हुए कहा, डैड मॉम, मुझे आप दोनों से अकेले में एक जरूरी बात करनी है। चेन हुआंग ने तुम्हें घूरते हुए कहा, अब तुम क्या करना चाहते हो? क्या तुमने यूअर से सब कुछ छीन लेना अभी भी काफी नहीं समझा? इस बार तो चेन जियांग भी उसकी बात सुनकर चुप नहीं रह सकी। चेन जिंग ने तुरंत कहा, बिग सिस्टर प्लीज अब कुछ मत कहो। थोड़ी देर चुप रहने के बाद भी डैड और मॉम तुम्हारे साथ तीसरी मंजिल के स्टडी रूम में चले गए। मॉम ने उलझन भरे स्वर में पूछा, बेटा क्या कोई बात है जो तुम हमसे कहना चाहते हो? तुमने सीधे कहा, मॉम डैड, मेरा बस इतना मानना है कि बिग सिस्टर को विदेश नहीं भेजना चाहिए। क्यों? इस बार मॉम की आवाज में भी हल्की नाराजगी थी। तुमने अपने ड्रामे देखने के अनुभव के आधार पर कहा, जरा सोचिए, अगर आप अभी बिग सिस्टर और चेन यू का संपर्क जबरदस्ती बंद कर देंगे तो कुछ साल बाद भी जरूरी नहीं कि वो उसे भूल जाएं। हो सकता है कि जो चीज उन्हें नहीं मिलेगी उसी के लिए उनका जुनून और बढ़ जाए। अगर वापस आने के बाद भी वो चेन यू को पसंद करती रहीं तो इस बात के लिए वो आप दोनों से नाराज रहेंगी और शायद आपसे नफरत भी करने लगें। तब तक डैड की उम्र भी काफी हो जाएगी। अगर उस समय बिग सिस्टर कंपनी की बागडोर अपने हाथ में ले लें तो आप दोनों कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ये सुनकर डैड और मॉम दोनों के चेहरे बदल गए। फिर हमें क्या करना चाहिए? तुमने कहा, मॉम आगे जो मैं कहने वाला हूं वो सिर्फ मेरी राय है, आप चाहें तो उसे सुझाव की तरह मान सकती हैं। आप साफ कह दीजिए कि अगर बिग सिस्टर और चेन यू साथ रहने का फैसला करते हैं तो आप उनसे सारे रिश्ते तोड़ देंगे और उन्हें अपनी बेटी नहीं मानेंगे। लेकिन ये सिर्फ कहने भर की बात नहीं होनी चाहिए। कंपनी में उनके सारे अधिकार वापस ले लीजिए, उनके बैंक कार्ड बंद कर दीजिए और बाहर भी ये बात बता दीजिए। मॉम ने पूछा, क्या ये थोड़ा ज्यादा सख्त नहीं होगा? तुमने समझाया, ऐसा करने से हो सकता है बिग सिस्टर इस बड़े बदलाव को सहन न कर पाए और उन्हें अपनी गलती का एहसास हो जाए। या फिर यह भी हो सकता है कि चेन यू बिना उस हैसियत वाली बिग सिस्टर को स्वीकार ही न करे। तब बिग सिस्टर को खुद पता चल जाएगा कि चेन यू असल में कैसा इंसान है। हाँ, ये सिर्फ मेरा सुझाव है। अगर सच में दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं तो कुछ साल देख लीजिए। अगर तब भी उनका फैसला नहीं बदलता तो उन्हें साथ रहने दीजिए। ये सुनकर मॉम ने डैड की तरफ देखा। कुछ देर सोचने के बाद डैड बोले, ठीक है, लेकिन उस हालत में उसे इस घर से बाहर जाना होगा। तुमने तुरंत कहा, और चेन यू को जहां भी रखा जाए उसकी जगह बिग सिस्टर को कभी पता नहीं चलनी चाहिए, नहीं तो दोनों फिर से मिलेंगे और आखिर में शादी करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। आखिरकार डैड और मॉम ने फैसला कर लिया और तुम तीनों वापस चेन यू के कमरे में लौट आए। चेन यू रो रोकर बुरी हालत में था, लेकिन जब भी वो किसी को गले लगाने की कोशिश करता उसकी बहनें उसे रोक देती। बेटा, तुम्हें विदेश जाने की जरूरत नहीं है। ये सुनते ही चेन हुआंग खुशी से भर गई और बोली, डैड सच में? तभी मॉम ने आगे कहा, लेकिन चेन यू आखिर एक लड़का है, उसका हमसे कोई खून का रिश्ता भी नहीं है और इस घर में इतनी लड़कियां हैं इसलिए उसका यहाँ रहना ठीक नहीं। मैंने फैसला किया है कि चेन यू अब बाहर रहेगा। चेन यू ने कभी नहीं सोचा था कि चेन परिवार का बेटा माने जाने के पहले ही दिन उसे घर से बाहर भेज दिया जाएगा। वो जैसे पूरी तरह सुन्न हो गया। अगले ही पल उसने आंखें बंद की और फिर से बेहोश होने का नाटक
नाटक कर दिया। उसके गिरने की आवाज सुनकर चेन हुआंग दौड़कर उसकी तरफ बढ़ी, लेकिन डैड ने उसे जोर से पीछे धकेल दिया। मॉम ने भी सख्त आवाज में आदेश दिया, कोई है चेन यू को नीचे ले जाओ, मैं खुद उसे उसके नए घर छोड़कर आऊंगी। बेहोश होने का नाटक कर रहे चेन यू ने कभी नहीं सोचा था कि मॉम इतनी दृढ़ होंगी। आंखें बंद किए हुए ही वो बुदबुदाया, मॉम डैड, मैं आप दोनों से बहुत प्यार करता हूँ। उसकी बात सुनकर तुम्हें इतनी शर्मिंदगी हुई कि तुम्हारे पैर तक सिकुड़ गए। कितना अजीब है, कोई इंसान बेहोश होने के तुरंत बाद नींद में बातें कैसे करने लगता है। ये तो बहुत ही हास्यास्पद है। जब चेन यू ने महसूस किया कि वो कार की पिछली सीट पर लेटा है तो उसने धीरे से आंखें खोल दी, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि मॉम खुद उसे छोड़ने जा रही होंगी। तभी संयोग से मॉम पीछे मुड़ी और दोनों की नजरें मिल गईं। चेन यू घबराकर तुरंत फिर से आंखें बंद करना चाहता था। तभी मॉम ने पूछा, यूअर, क्या तुम चेन हुआंग को पसंद करते हो? साथ ही उन्होंने चुपचाप अपनी जेब में रखे फोन का रिकॉर्ड बटन भी दबा दिया। चेन यू ने आंखें घुमाते हुए सोचने का नाटक किया और बोला, मॉम, बिल्कुल पसंद करता हूं, लेकिन बिग सिस्टर के लिए मेरी भावना सिर्फ सम्मान और परिवार वाला प्यार है, वैसा प्यार नहीं। मॉम को यह सुनकर थोड़ी राहत मिली। फिर उन्होंने पूछा, क्या सेकंड सिस्टर और थर्ड सिस्टर के लिए भी तुम्हारी यही भावना है? चेन यू को लगा कि उसने सही जवाब पकड़ लिया है, इसलिए वो तुरंत बोला, हाँ, मैं घर की चारों बहनों को पसंद करता हूँ, सब मेरे लिए बराबर हैं, लेकिन सबसे पहले नंबर पर हमेशा मॉम और डैड ही रहेंगे। ये सुनकर मॉम के दिल में हल्का सा दर्द हुआ। यूर मॉम भी तुमसे प्यार करती हैं, लेकिन तुमने भी देखा है कि तुम्हारी बिग सिस्टर तुम्हें किस नजर से देखती है, इसलिए तुम्हारा बाहर रहना ही सबसे सही रहेगा। मॉम ने शांत स्वर में कहा, चिंता मत करो, जब तक तुम कोई हद से बाहर जाने वाला काम नहीं करोगे और फैनर के साथ अच्छे से रहोगे, तब तक तुम हमारे परिवार के 6th यंग मास्टर ही रहोगे। मॉम की बात सुनकर चेन यू को थोड़ी राहत मिली, लेकिन उसी समय वो मन ही मन सोचने लगा कि भविष्य में इस बेकार जियांग फैन को पूरे परिवार से कैसे अलग थलग किया जाए। उसे बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ कि मॉम पूरे समय उसके चेहरे के भाव ध्यान से देख रही थी, पूरी तरह निराश हो चुकी। मॉम ने आखिरकार तय कर लिया कि मुआवजे के तौर पर अपने बैग में रखा बैंक कार्ड अब वो चेन यू को नहीं देंगी। करीब 1 घंटे की ड्राइव के बाद कार एक आलीशान अपार्टमेंट के सामने रुकी, लेकिन जैसे ही चेन यू ने देखा कि उसे एक अपार्टमेंट में रखा जा रहा है, उसका चेहरा उतर गया। तभी एक महिला हाउसकीपर आगे बढ़ी और कार का दरवाजा खोलते हुए बोली, नमस्ते मैडम, नमस्ते 6th यंग मास्टर, मैं आपकी रेजिडेंस की हाउसकीपर हूँ, मेरा सरनेम हे है, अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं, ये मेरा कार्ड है। चेन यू ने कार्ड लेने की बजाय सीधे मॉम को गले लगा लिया और रोते हुए बोला, मॉम, मैं सच में अकेले नहीं रहना चाहता, मुझे आप सबकी बहुत याद आएगी। तभी हाउसकीपर हे बोली, 6th यंग मास्टर, यहाँ की सिक्योरिटी बहुत अच्छी है, अगर आपको अकेलापन लगे तो पड़ोसियों से भी मिल सकते हैं। यहाँ रहने वाले सभी लोग पुरुष हैं और उनमें से कई आपकी ही उम्र के हैं, मुझे यकीन है कि आपकी उनसे अच्छी दोस्ती हो जाएगी। मॉम ने प्यार से उसकी पीठ थपथपाई, फिर धीरे से उसे अपने से अलग किया और आंखों से हाउसकीपर हे को इशारा किया। इशारा समझते ही हाउसकीपर हे चेन यू को एक तरफ ले गई। उसी मौके का फायदा उठाकर मॉम कार में बैठ गई, दरवाजा लॉक किया और बोली, यूअर, अब तुम बड़े हो गए हो, तुम्हें स्वतंत्र रहना सीखना होगा, मॉम को अभी कुछ जरूरी काम है। चेन यू कुछ कह पाता, उससे पहले ही ड्राइवर ने समझदारी से कार आगे बढ़ा दी। चेन यू दूर जाती, कार को खाली नजरों से देखता रह गया। फिर पीछे से हाउसकीपर हे की आवाज आई, आइए 6th यंग मास्टर, मैं आपको आपका कमरा दिखाती हूँ, इधर आइए। उनके चेहरे पर अब भी वही रहस्यमयी मुस्कान थी। जब मॉम घर लौटी तभी उन्हें हल्का चक्कर सा महसूस हुआ। अगर चेन यू और अपनी बड़ी बेटी की वजह से उनका मन इतना दुखी न होता तो वो रात का खाना भी नहीं छोड़ती। पहली बार उन्हें अपने दिल में एक खालीपन महसूस हुआ। तभी एक नौकरानी उनके पास आई और बोली, मैडम, 2nd मिस, 3rd मिस और 5th यंग मास्टर आपका इंतजार कर रहे हैं, वे आपके साथ डिनर करना चाहते हैं। मॉम के चेहरे पर हैरानी उभरी, उनके ठंडे पड़ चुके दिल में अचानक एक गर्माहट सी दौड़ गई। आखिर उनका परिवार पहले कभी ऐसा नहीं था, इसका मतलब सिर्फ एक ही हो सकता था। वो जल्दी से डाइनिंग रूम की तरफ बढ़ गई। उस समय लिविंग रूम में तीनों लोग अभी अभी एक एपिसोड खत्म करके हंसी खुशी बातें कर रहे थे। सच तो ये था कि वे जानबूझकर मॉम का इंतजार नहीं कर रहे थे। डैड गुस्से में सीधे कंपनी चले गए थे और बिग सिस्टर भी कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। वे तो जल्दी से एक एपिसोड देखकर ही वापस आए थे। जैसे ही चेन जिंग ने मॉम को देखा, उसे थोड़ा अपराध बोध हुआ। आप आ गई। मॉम ने बहुत नरम मुस्कान के साथ पूछा, क्या तुम लोग मेरा काफी देर से इंतजार कर रहे थे? चलो खाना परोसते हैं। चेन जिंग हैरानी से बोली, इंतजार? हम तो बस वो आगे कुछ कहती, उससे पहले किसी ने तुरंत उसका मुंह बंद कर दिया और फुसफुसाया, अच्छी सिस्टर, ये मत बोलो, नहीं तो कहीं ये भी खबर बन जाएगी। खाना खाने के बाद चारों लोग एक सीधी लाइन में टहलने निकल गए। वापस लौटते ही उनकी मुलाकात चेन हुआंग से हुई, जो कुछ खाने के लिए नीचे आई थी। तुमने ताना मारते हुए कहा, अरे ये तो सच्चे प्यार की महान योद्धा है। मैंने सुना है कि मैं इस घर में सिर्फ इसलिए रह पाया क्योंकि तुमने मॉम और डैड को मना लिया। चेन हुआंग ने ठंडे स्वर में कहा, ऐसा मत समझना कि मैं तुम्हें अपना भाई मानती हूँ, मेरा एक ही भाई है चेन यू। तुमने तुरंत जवाब दिया, अच्छा ही है कि मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ, नहीं तो मुझे अपनी बड़ी बहन के लिए रातों रात किसी मनोचिकित्सक का इंतजाम करना पड़ता। ये सुनकर चेन जियांग और चेन जिंग दोनों घबरा गईं और जल्दी से बोली, छोटे भाई, हम बिग सिस्टर जैसे नहीं हैं, हमारे दिमाग में ऐसी बातें नहीं आती। चेन हुआंग पहली मंजिल पर एक पल भी रुकना नहीं चाहती थी। वो जल्दी से अपना खाना लेकर ऊपर अपने कमरे में चली गई। तभी मॉम ने कहा, फैनर, आज मेरी एक छोटी सी पार्टी है, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे दोस्तों से मिलो। तुमने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, चलते हैं। अगली सुबह एक नौकरानी ने तुम्हारे कमरे का दरवाजा खटखटाया। नाश्ते की टेबल पर मॉम ने प्यार से पूछा, फैनर, कल रात अच्छी नींद आई? तुमने सिर हिलाया, हाँ बहुत अच्छी, बिस्तर भी बहुत आरामदायक था। मॉम बोली, थोड़ी देर में कुछ नए कपड़े आ जाएंगे, जो पसंद आए चुन लेना।
तुमने हामी भर दी, लेकिन मन ही मन सोचने लगे, सैंडविच में भी केकड़े का मांस है। सच में अमीर लोगों की जिंदगी ही अलग होती है। मॉम ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारे डैड ने तुम्हारे लिए पहले ही एक बैंक कार्ड बनवा दिया है, उसमें हर महीने 5 लाख रुपए जमा होंगे। थोड़ी देर में कोई उसे लेकर आ जाएगा। ऊपर से तो तुमने शांति से सिर हिला दिया, लेकिन अंदर ही अंदर तुम्हारा दिमाग पूरी तरह सुन्न हो चुका था। ड्रामों में तो करोड़ों रुपए भी छोटी बात होते हैं, लेकिन असल जिंदगी में हर महीने 5 लाख मिलना तुम्हारी पूरी जिंदगी की कमाई से भी ज्यादा था। नाश्ते के बाद एक मेकअप आर्टिस्ट आया और उसने तुम्हें शानदार तरीके से तैयार किया। नए स्टाइलिश कपड़े पहनने के बाद तुम पहले से कहीं ज्यादा आकर्षक लग रहे थे। तुम्हें देखकर पूरा परिवार तारीफ किए बिना नहीं रह सका। आखिर पुराने चेन की औलाद हो, रॉब तो होना ही था। थोड़ी देर बाद सब लोग पार्टी के लिए निकल पड़े। चाय बागान के प्रवेश द्वार पर पहले से ही 3 अमीर महिलाएं उनका इंतजार कर रही थीं और हाथ हिलाकर स्वागत कर रही थीं। मॉम ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे हाँ, मैं परिचय कराना तो भूल ही गई। ये मेरा बेटा जियांग फैन है। बचपन में इसकी तबीयत बहुत कमजोर रहती थी, इसलिए हमने एक मशहूर ज्योतिषी से इसकी किस्मत दिखाई। उन्होंने कहा था कि इसे कुछ साल गांव में पालना चाहिए ताकि इसका भाग्य मजबूत हो जाए। अब उसका कठिन समय बीत चुका है, इसलिए हम इसे वापस ले आए हैं। ऐसा है, फैनर तो बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखता है। कितना अच्छा बच्चा है। आंटी रू ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा आज तुम्हारे आने की खबर नहीं थी, इसलिए तुम्हारे लिए कुछ खास तैयार नहीं कर पाई। बाद में कुछ चाय की पत्तियां साथ ले जाना। सिल्वर लिपस्टिक लगाए आंटी रू ने फिर पूछा, फैनर तुम किस स्कूल में पढ़ते हो? ये सुनकर मॉम का दिल धड़क उठा। उन्हें पता था कि तुम हेयर ड्रेसिंग में वोकेशनल कॉलेज से पढ़ाई पूरी करके अपने पालक पिता के छोटे से सुपरमार्केट में मदद कर रहे थे, लेकिन तुमने बिल्कुल शांत होकर मुस्कुराते हुए कहा, मेरी पढ़ाई पूरी हो चुकी है। आंटी रू ने मन ही मन सोचा, लगता है लड़का कुछ खास नहीं है। फिर उन्होंने पूछा, अच्छा अब क्या काम करते हो? मॉम माहौल बदलना चाहती थी, लेकिन तुमने पहले ही जवाब दे दिया, मेरा काम बहुत आसान है। मैं एक छोटी सी दुकान चलाता हूँ और आसपास के लोगों की रोजमर्रा की जरूरतों का ध्यान रखता हूँ। ये सुनकर आंटी मिन ने तारीफ की, अरे वाह, इतनी कम उम्र में बिजनेस भी शुरू कर दिया। तुमने मुस्कुराकर कहा, ऐसा नहीं है, बस मेरे डैड चाहते हैं कि मैं पहले से ही अनुभव हासिल करूं। लेकिन उन तीनों महिलाओं ने इसका मतलब ये निकाला कि तुम्हारे डैड ने तुम्हारे लिए पहले ही कंपनी खोल दी है और तुम्हें उत्तराधिकारी बनाने की तैयारी कर रहे हैं। सच्चाई जानने वाली मॉम पीछे खड़ी बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोक रही थी। इसके बाद सब लोग घूमने वाली इलेक्ट्रिक गाड़ी में बैठकर आगे बढ़े। कुछ मिनट बाद वे एक चाय कक्ष में पहुंचे। वहां एक चोटी बांधे बेहद खूबसूरत युवती लकड़ी की मेज के पास बैठी थी और मेहमानों के लिए ताजा चाय बनाने को तैयार थी। सबके बैठने के बाद उसने हल्की मुस्कान के साथ अपना फोन निकाला और टाइप किया। फिर वही नए अमीर लोग आ गए। खासकर आंटी चेन का बेटा कितना दिखावा करता है। मैंने इन्हें बस साधारण हांझोंग ग्रीन टी दी, लेकिन ये ऐसे पी रहे हैं जैसे वेस्ट लेक लॉन्गजिंग हो। इन्हें चाय पीते देख मुझे हंसी आ रही है। तुम्हें प्यास लगी थी, इसलिए तुमने लगातार कई कप चाय पी ली। थोड़ी देर बाद तुम्हें अजीब सा महसूस हुआ। तुमने कहा, मॉम मुझे वॉशरूम जाना है। माफ कीजिए, वॉशरूम कहाँ है? वो खूबसूरत लड़की आंखें घुमाकर बोली, ढूंढना थोड़ा मुश्किल है, चलिए मैं आपको ले चलती हूँ। तुम तुरंत वॉशरूम की तरफ भागे। उधर वो चोटी वाली लड़की होंठ सिकोड़ते हुए फिर वीचैट पर टाइप करने लगी, भाई चेन परिवार का नया बेटा कितना बदतमीज है। मैं उसे रास्ता दिखाकर लाई और उसने धन्यवाद तक नहीं कहा। थोड़ी देर बाद तुम बाहर आए और मुस्कुराकर बोले, धन्यवाद। वो लड़की बोली, इसकी जरूरत नहीं, ये तो मेरा काम है। वैसे आपने कहा था कि आप चाय का स्वाद पहचान सकते हैं, अभी जो चाय पी कैसी लगी? तुमने बिना झिझक कहा, सच कहूं तो ठीक ठाक थी, कोई खास नहीं, लेकिन मॉम यहाँ है, इसलिए मुझे उनका भी ध्यान रखना पड़ता है। तुम्हारा जवाब सुनकर पेई लियानान थोड़ी हैरान हुई। फिर उसने पूछा, तो तुम्हें कैसी चाय सबसे ज्यादा पसंद है? तुमने बिना सोचे जवाब दिया, मुझे तो ज्यादातर मिल्क टी पसंद है। पेई लियानान हंसते हुए बोली, यंग मास्टर चेन, आप मजाक कर रहे हैं। तुमने कहा, मैं मजाक क्यों करूंगा? क्या आपने कभी मिल्क टी नहीं पी? तुमने मन ही मन सोचा, ये सिस्टर सच में बड़ी बेचारा जिंदगी जी रही है। खुद कमाती होगी और सारा पैसा घर भेज देती होगी, तभी अपने लिए एक कप मिल्क टी तक नहीं खरीदती। पेई लियानान ने तुम्हारी अजीब नजर देखी तो उसे थोड़ा गुस्सा आ गया। तभी तुमने अपना फोन उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, अगर आपने कभी नहीं पी तो आज मेरी तरफ से। देखिए, जो पसंद आए वो चुन लीजिए। तुम्हें छेड़ने के लिए पेई लियानान ने बिना झिझक सबसे महंगी और अच्छी दिखने वाली मिल्क टी चुन ली। तुमने दाईं आंख दबाकर मुस्कुराते हुए कहा, डिलीवरी आने में करीब 20 मिनट लगेंगे, बाद में मैं आपके साथ चलकर ले आऊंगा। पेई लियानान ने तुम्हारा खुशामदी अंदाज देखा तो उसके मन में शक पैदा हुआ कि कहीं तुम्हें उसकी असली पहचान का पता तो नहीं चल गया। जैसे ही तुम दोनों वापस चाय वाले कमरे में पहुंचे, आंटी रू ने जानबूझकर पूछा, अरे हाँ, आज यूअर को साथ क्यों नहीं लाए? तुमने बिल्कुल सामान्य स्वर में कहा, शायद वो व्यस्त था। तभी आंटी रू को एक और बात याद आई और उन्होंने पूछा, आयिंग, मुझे पहले पूछने का मौका नहीं मिला, फैनर का सरनेम जियांग क्यों है? तुमने दोनों हाथ बांध लिए, भौहें सिकोड़ ली और बड़े गंभीर चेहरे से पूछा, क्या आप सच में जानना चाहती हैं? आंटी रू ने उत्सुकता से कहा, हाँ, मुझे काफी जिज्ञासा है। तुमने गंभीरता से कहना शुरू किया, बात ऐसी है कि बचपन में मेरी किस्मत इतनी कमजोर थी कि मैं धन और वैभव सहन ही नहीं कर सकता था, इसलिए मेरे मॉम और डैड ने मुझे एक साधारण परिवार के पास भेज दिया। उसी परिवार ने बचपन में मेरी किस्मत बदल दी। ये सुनकर तीनों अमीर महिलाएं पूरी तरह दंग रह गईं। पास खड़ी पेई लियानान किसी तरह अपनी हंसी रोक रही थी। उसने मन ही मन सोचा, चेन परिवार का ये बेटा तो कहानियां बनाने में भी माहिर है। तभी तुम्हारा फोन बज उठा। तुम खड़े हुए पेई लियानान को साथ लिया और सबसे बोले, मैं बाहर जाकर अपना डिलीवरी ऑर्डर ले आता हूँ। बाहर पहुंचकर तुमने मिल्क टी उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये आपके लिए। पेई लियानान को उसका चमकीला रंग देखकर लगा कि ये जरूर बहुत अनहेल्दी होगी, लेकिन उसने फिर भी सोच लिया कि सिर्फ आधा घूंट चखूंगी, अगर खराब लगी तो उसी के मुंह पर थूक दूंगी। किसी योद्धा की तरह आंखें बंद करके उसने एक घूंट लिया। अगले ही पल ताजी स्ट्रॉबेरी और दूध की खुशबू उसके मुंह में फैल गई। उसे इतना अच्छा लगा कि देखते ही देखते आधे से ज्यादा मिल्क टी खत्म कर गई और संतुष्टि से लंबी सांस छोड़ी। फिर बोली, मुझे वीचैट पर ऐड कर लो, मैं तुम्हें पैसे ट्रांसफर कर दूंगी।
दोनों फिर साथ में चाय वाले कमरे में लौट आए, लेकिन इस बार अंदर चेन यू भी बैठा हुआ था। तुम शांति से अपनी सीट पर बैठ गए। चेन यू ने मुस्कुराकर पूछा, बड़े भाई आप बाहर क्या करने गए थे? तुमने सहजता से जवाब दिया, डिलीवरी लेने गया था। यह सुनते ही चेन यू का चेहरा अजीब हो गया। बड़े भाई यहाँ की हर चीज कितनी प्राकृतिक और हेल्दी है, फिर भी आप ऐसा टेकआउट क्यों मंगाते हैं? क्या ये आदत पहले वाले घर से लगी है? शायद अब आपको इसे बदल देना चाहिए। तुमने बिना परवाह किए कहा, इसमें बदलने जैसा क्या है? ये खाना भी इसी हवा और इसी दुनिया से आता है, क्यों ना तुम खुद सांस लेना ही छोड़ दो। आंटी रू तुरंत बोली, अपने छोटे भाई से ऐसे बात कैसे कर सकते हो? वो तो सिर्फ तुम्हारी भलाई की बात कर रहा है। तुमने आराम से कहा, मेरे लिए क्या अच्छा है ये मैं तय करूंगा। आंटी मैंने सुना है कुछ लोग अपने घर की परेशानियां संभाल नहीं पाते, इसलिए दूसरों के घर के मामलों में जरूरत से ज्यादा दखल देते हैं। क्या आपके साथ भी ऐसा ही है? आंटी रू का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने मॉम से कहा, देखिए आ यिंग फैनर को आपने नहीं पाला, इसलिए उसमें सही संस्कार नहीं आए। मॉम ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, फैनर तो बहुत शालीन है, उसे बस जिज्ञासा रहती है। हाँ वैसे मैंने सुना है कि आपके पति इन दिनों देर रात तक एक नई अभिनेत्री के साथ बिजनेस की बातें कर रहे हैं। ये सुनते ही आंटी रू का चेहरा लाल से बैंगनी पड़ गया। माहौल संभालने के लिए आंटी यू जल्दी से बोली, अच्छा अच्छा सब लोग चाय पीजिए। टी मास्टर कृपया एक नई केतली चाय बना दीजिए। तभी चेन यू ने तुम्हारी तरफ देखकर आह भरते हुए कहा, बड़े भाई देखिए हमारी हैसियत के लोग तो ऐसी जगहों पर ही आते हैं, आगे से टेकआउट मत खाइए। तुमने उसकी बात का जवाब देना भी जरूरी नहीं समझा। चेन यू को ऐसा लगा जैसे वो रुई पर मुक्का मार रही हो, कोई असर ही नहीं पड़ रहा। उसने आंखें घुमाई और फिर बोली, अरे हाँ बड़े भाई मैंने सुना है कि आप तभी मॉम ने बीच में रोक दिया, यूअर पहले चाय पी लो। लेकिन आंटी रू तुरंत उत्सुक होकर पूछ बैठी, यूअर तुम क्या कहने वाले थे? चेन यू ने जानबूझकर मॉम की तरफ झिझकते हुए देखा और बात खींचने लगी। ये देखकर कि वो फिर कोई तमाशा करने वाली है, तुमने सीधे कह दिया, कोई खास बात नहीं है, बस इतना कि वो चेन परिवार का असली बेटा नहीं है, वो उस परिवार का बेटा है जिसने मुझे पाला था। ये सुनकर चेन यू पूरी तरह सन्न रह गया। बाकी तीनों महिलाओं के चेहरे पर भी साफ हैरानी दिखाई दी, यहां तक कि हमेशा शांत रहने वाली पेई लियानान भी अपना संयम खो बैठी। अब सब समझ गए कि चेन यू ये बात खुद क्यों नहीं कहना चाहती थी। तुमने शांत स्वर में कहा, कोई बात नहीं छोटे भाई, मैं तुम्हें इस वजह से कभी नीचा नहीं समझूंगा। आखिर मैं भी तो ऐसे ही एक परिवार में बड़ा हुआ हूं जो टेक आउट खाकर गुजारा करता था। तुम्हारी बात खत्म होते ही पूरा कमरा एकदम शांत हो गया। पेई लियानान इतनी मुश्किल से अपनी हंसी रोक रही थी कि उसका पेट दर्द करने लगा। आखिर उसने हंसी को खांसी में बदल दिया और अपने फोन पर सामने वाले व्यक्ति को लगातार हाहा भेजने लगी। चेन यू की आंखों में आंसू भर आए। उसने मॉम की तरफ देखते हुए कहा, मैं नहीं। मॉम ने लंबी सांस लेकर कहा, अब जब बात यहां तक आ ही गई है तो इसे छिपाने का कोई मतलब नहीं। फैनर ने जो कहा वही सच है, यूअर हमारे परिवार का सिर्फ गोद लिया हुआ बेटा है। चेन यू ने बड़ी बड़ी आंखों से मॉम को अविश्वास में देखते हुए कहा, मॉम आप क्या मैंने झूठ कहा है? मॉम ने ठंडे स्वर में जवाब दिया। अगले ही पल चेन यू अचानक खड़ा हुआ दरवाजा खोला और बाहर भाग गया। मॉम ने मौजूद लोगों से कहा, आज सबको परेशानी हुई, उसके लिए माफ कीजिए। तुम हंसते हुए बोले, ये तो बहुत ही नाटकी है, इसे तो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में भेज देना चाहिए, वहां तो ये सेकंड सिस्टर से भी अच्छा काम करेगी। इसका स्वभाव तो किसी गरीब लेकिन चालाक हीरोइन के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। पार्टी खत्म होने के बाद तुमने पेई लियानान को हाथ हिलाकर अलविदा कहा और कार चेन परिवार की हवेली की तरफ लौट गई। जैसे ही तुम उतरे तुम्हारी नजर दरवाजे पर खड़ी एक बेहद महंगी कार पर पड़ी। उसे देखते ही मॉम के चेहरे पर हल्की घबराहट आ गई। जैसे ही तुम दोनों विला के अंदर पहुंचे, एक नौकरानी ने आकर कहा, मैडम चेन मिस लियू आई हैं और उनके साथ यंग मास्टर यूअर भी हैं। यूअर का नाम सुनते ही मॉम का चेहरा पूरी तरह सख्त हो गया। वो तुम्हें साथ लेकर सीधे लिविंग रूम में पहुंची। वहां लियू रुयान चेन यू के पास बैठी थी। वो उसे दिलासा देते हुए कह रही थी, सिस्टर लियू मैं ठीक हूं, मेरी चिंता मत कीजिए, मैं तुम्हारे लिए जरूर इंसाफ दिलाऊंगी। मॉम ने शिष्टता से कहा, मिस लियू आज आपके आने की खबर नहीं थी, मैं अभी बाहर से लौटी हूं, अगर मेहमाननवाजी में कोई कमी रह गई हो तो माफ कीजिएगा। लियू रुयान ने शांत लेकिन ठंडे स्वर में कहा, मैडम चेन आप मजाक कर रही हैं, मैंने सुना है कि आपने यूअर को घर से बाहर रहने भेज दिया है। मैं समझ नहीं पा रही कि मेरे मंगेतर को ऐसा क्यों करना पड़ा। मॉम ने जवाब दिया, शायद आपको पूरी बात नहीं पता। हमें हाल ही में मालूम चला कि यूअर चेन परिवार का असली बेटा नहीं है। हमारे घर में उसकी उम्र की कई बेटियां हैं, इसलिए उसका यहाँ रहना अब ठीक नहीं है। मॉम की बात खत्म होते ही चेन यू ने अपनी उंगलियां कसकर भींच ली, आंखें झपकाई और आंसू गिरने लगे। लियू रुयान गुस्से में बोली, ये बिल्कुल गलत है। यूअर इतने सालों से आपके परिवार में पला बढ़ा है, सबने उसे अपने परिवार का सदस्य माना है, अब उसे घर से निकाल देना क्या सिर्फ इसलिए नहीं है कि किसी और के लिए जगह बनाई जाए? मॉम ने बिना झिझक कहा, अगर ऐसा है भी तो क्या? लियू रुयान ने तुम्हारी तरफ देखकर कहा, पहले मैं एक बात साफ कर दूं, तुम्हारे जैसे आदमी में मुझे बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है। मुझे उम्मीद है कि तुम लोग अपनी मर्जी से मेरी शादी का फैसला नहीं बदलोगे। मैं किसी से भी शादी नहीं करूंगी। ये सुनते ही तुम उत्साहित होकर बोले, तो मतलब तुम मुझसे शादी करने से मना कर रही हो? लियू रुयान ने तिरस्कार से कहा, बिल्कुल। क्या तुम्हें इंसानी भाषा समझ नहीं आती? तुमने नाटकीय अंदाज में कहा, अच्छा औरत तुमने मुझे ठुकराने की हिम्मत की, अब मैं गुस्से में हूं, तुम मेरे गुस्से का सामना नहीं कर पाओगी। इतना कहकर तुमने नौकरानी की ट्रे से एक ड्रिंक उठाई, सीधे लियू रुयान के सामने गए और पूरी बोतल उसके सिर से लेकर पूरे शरीर पर उड़ेल दी। उसी पल तुमने चेन यू को भी जोरदार थप्पड़ मार दिया। सब लोग हैरानी से तुम्हें देखते रह गए। तुम लियू रुयान के करीब झुककर धीरे से बोले, वैसे संयोग से मुझे भी तुम पसंद नहीं हो, मुझसे शादी करना चाहती हो, क्या तुम उसके लायक भी हो? तुम्हारे लायक तो कोई ग्रीन टी लड़की ही होगी। फिर तुमने नौकरानी से कहा, मिस के कपड़े गलती से गंदे हो गए, इन्हें बाहर तक छोड़ाओ, इन्हें वापस भेज दो, कहीं लिविंग रूम भी गंदा ना हो जाए, और तुम दोनों भी जल्दी निकलो, तुम दोनों अब बड़े हो चुके हो, थोड़ा हिम्मत दिखाओ।
अपने अपने घर जाकर खुद ही मेरे साथ वाली सगाई खत्म करवा दो। इतना कहकर तुम बिना पीछे देखे सीधे ऊपर चले गए। जब रात के खाने के समय तुम नीचे आए तब तक वे दोनों जा चुके थे। डाइनिंग टेबल पर डैड ने गंभीर स्वर में कहा, जियांग फैन, आज तुमने बहुत बदतमीजी की। 2 दिन बाद मैं तुम्हें लियू परिवार लेकर जाऊंगा। तुम लियू रुयान से माफी मांगोगे? तुमने शांत स्वर में पूछा। डैड, क्या हमारे परिवार का बिजनेस चलाने के लिए लियू परिवार की मदद जरूरी है? डैड ने समझाया, तुम अभी अभी घर लौटे हो, इसलिए तुम्हें हालात पूरी तरह नहीं पता। हमारे परिवार और लियू परिवार के बीच साझेदारी है। हमारे पास सामान है और उनके पास व्यापार के रास्ते। दोनों परिवारों को इससे फायदा होता है। तुमने फिर पूछा, तो लियू परिवार में शादी करके मुझे क्या मिलेगा? ऐसी पत्नी जो मुझसे प्यार नहीं करती और अपने ही भाई के साथ धोखा देगी। मुझे पता है कि हमारे जैसे परिवारों में प्यार को ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता, लेकिन अगर ऐसा ही है तो फिर चेन यू से ही ये रिश्ता क्यों नहीं करवा देते? क्या आपको खुद अपने छोटे बेटे पर भरोसा नहीं है? वो भी तो चेन परिवार के लिए फायदा ला सकता है। डैड ने कहा, लेकिन जरूरी नहीं कि लियू परिवार ये माने कि चेन यू से शादी करने पर दोनों परिवारों का सहयोग और मजबूत होगा। तुमने कहा, डैड, क्यों ना इस मौके पर लियू परिवार की भी परीक्षा ले ली जाए। अगर वे सच में हमारे साथ साझेदारी जारी रखना चाहते हैं तो वे खुद हमारे पास आएंगे। जब तक उन्हें इस सहयोग की जरूरत है, वे चेन परिवार से रिश्तेदारी इतनी आसानी से नहीं तोड़ेंगे। और अगर वे खुद सगाई तोड़ देते हैं तो इसका मतलब है कि वे इस साझेदारी को ज्यादा महत्व नहीं देते। तब आप किसी और व्यापारिक रास्ते की तलाश कर सकते हैं, है ना? तुम्हारी बात सुनकर डैड कुछ देर तक सोचते रहे। आखिर उन्होंने ठोड़ी पर हाथ रखते हुए सिर हिलाया और तुम्हारी बात से सहमत हो गए। लेकिन मन ही मन तुमने खुद से कहा, हाँ, मुझे खुद नहीं पता मैंने अभी क्या क्या बोल दिया। अगले दिन नाश्ते की मेज पर चेन जिंग जल्दी से तुम्हारे पास आई। उसके चेहरे पर गपशप वाली उत्सुकता साफ दिख रही थी। उसने धीरे से पूछा, मैंने सुना है कि कल तुमने लियू रुयान की अच्छी खिंचाई कर दी। तुमने शांत स्वर में कहा, ऐसी भी कोई बात नहीं, मैंने तो बस उसे ड्रिंक से नहला दिया था। चेन जिंग हंस पड़ी, छोटे भाई, ये काम सिर्फ तुम ही कर सकते थे। सच कहूं तो मुझे भी वो लियू रुयान बहुत पहले से पसंद नहीं थी। तभी दूसरी मंजिल से चेन हुआंग नीचे उतरी और पूछने लगी, तुम लोग क्या बातें कर रहे हो? चेन जिंग ने लापरवाही से कहा, कुछ खास नहीं, बस कल लियू रुयान हमारे छोटे भाई से शादी करने आई थी, कोई बड़ी बात नहीं। ये सुनते ही चेन हुआंग ने जल्दी से पूछा, क्या यूअर भी कल वहां था? चेन जिंग ने तुरंत सिर हिलाया, हाँ बिल्कुल था। वही तो लियू रुयान को अपने लिए न्याय मांगने लाया था। अरे दोनों का हाल तो देखने लायक था। एक आंसू बहाते हुए सिस्टर लियू कह रहा था और दूसरी अपने प्यारे यूअर के लिए आग बबूला हो रही थी। दोनों तो जैसे एक दूसरे से अलग ही नहीं हो सकते। हाँ, लेकिन मुझे यकीन है कि यूअर के दिल में आपके लिए भी थोड़ी जगह जरूर होगी, बिग सिस्टर। ये सुनते ही चेन हुआंग का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो तुरंत घर से निकलकर यूअर के पास जाना चाहती थी, लेकिन जैसा होना था वैसा ही हुआ। मॉम ने उसे घर से बाहर जाने से रोक दिया और साफ कह दिया कि अगर उसने जबरदस्ती बाहर जाने की कोशिश की तो कंपनी में उसके सारे पद वापस ले लिए जाएंगे। नाश्ता खत्म होने के बाद मॉम ने तुम्हें बताया कि 3 दिन बाद तुम्हारे स्वागत का बड़ा समारोह होगा और थोड़ी देर में एक डिजाइनर तुम्हारे लिए कपड़े और कुछ उपहार लेकर आएगा। तभी तुम्हारा फोन बजा। दूसरी तरफ से सॉन्ग जिए की हमेशा वाली बेवकूफी भरी हंसी सुनाई दी। हे शाओबाई कहाँ गायब हो गया? मैं कन्वीनियंस स्टोर गया था लेकिन तू वहां था ही नहीं। तुमने धीरे से कहा, एक बात बताता हूँ लेकिन ज्यादा चौंकना मत। भाई मैं अमीर बन गया हूँ। सॉन्ग जिए हंसकर बोला, मुझे विश्वास नहीं होगा जब तक अपनी अमीरी दिखाने के लिए 50 रुपए ट्रांसफर न कर दे। तुमने हंसते हुए कहा, 50 रुपए छोड़, पहले सुन तो सही कि मैं अमीर कैसे बना। फिर तुमने पिछले कुछ दिनों की सारी कहानी उसे सुना दी। सॉन्ग जिए ने हैरानी से कहा, वाह तेरी किस्मत भी कमाल की है। और उस यंग मास्टर चेन यू का क्या हाल है? तुमने कहा, इसलिए तो कह रहा हूं कि अभी के लिए ही अमीर हूं, पता नहीं ये अमीरी कब खत्म हो जाए। सॉन्ग जिए ने तुरंत कहा, भाई ऐसा मत सोच, तुझे पलटवार करना होगा और उस यंग मास्टर को घर से बाहर निकाल देना होगा। तुम हंस पड़े, उसे तो मैं पहले ही निकलवा चुका हूं। सॉन्ग जिए कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, वो तो बहुत ही कमजोर निकला। तुमने भी हंसते हुए कहा, मुझे भी ऐसा ही लगता है। फिर सॉन्ग जिए अचानक गंभीर होकर बोला, लेकिन मुझे लगता है कि वो तुम्हारे स्वागत समारोह में जरूर कोई तमाशा करेगा, जैसे जानबूझकर यह कहना कि तुमने उसे स्विमिंग पूल में धक्का दिया था, या फिर तुम्हारे जैसे ही कपड़े पहनकर यह साबित करने की कोशिश करेगा कि वो तुमसे ज्यादा अच्छा लगता है। ये सुनकर तुम हंस दिए। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो आज ही अपने कपड़े चुने हैं। सॉन्ग जिए ने उत्साह में मेज थपथपाई और बोला, मैं शर्त लगाता हूं कि वो बिल्कुल वही कपड़े पहनेगा। चल एक जिडू पेंगुइन वीडियो मेंबरशिप की शर्त लगाते हैं। तुम्हारी भी दिलचस्पी बढ़ गई और तुमने शर्त मान ली। देखते ही देखते 3 दिन बीत गए और आखिरकार स्वागत समारोह का दिन आ गया। चेन जिंग ने तुम्हारा हौसला बढ़ाते हुए कहा, छोटे भाई घबराना मत, तुम्हारी बहनें तुम्हारे साथ हैं। तुमने शांत स्वर में कहा, मैं बिल्कुल नहीं डर रहा। लेकिन मन ही मन सोचा, ड्रामों में अक्सर मुसीबत तब आती है जब मॉम और डैड किसी वजह से दूर चले जाते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। उस समय ये दोनों बहनें भी शायद मेरे साथ नहीं होंगी। तुमने अपने शानदार कपड़े पहने और पूरा परिवार पुराने चेन निवास की तरफ रवाना हो गया। जैसे ही तुम सब धीरे धीरे मुख्य हॉल में दाखिल हुए, सामने दूसरी मंजिल की बालकनी पर खड़े 2 बुजुर्ग दिखाई दिए। चेन जिंग ने मुस्कुराकर परिचय कराया, छोटे भाई ये दादी और दादाजी हैं। मॉम ने प्यार से कहा, फैनर घबराना मत, चलो ऊपर जाकर दादी और दादाजी से मिलते हैं। उन्होंने भी तुम्हारे बारे में सुन रखा है और बहुत पहले से तुम्हें देखने का इंतजार कर रहे थे। जो मेहमान पहले से आए हुए थे वे सब आज के मुख्य पात्र को देखकर तुम्हारी तरफ देखने लगे। तभी अचानक मुख्य दरवाजा फिर से खुला और सबकी नजर उधर चली गई।
सबने देखा कि चेन हुआंग चेन यू का हाथ पकड़े बड़े शान से अंदर आ रही थी। ये देखकर तुमने अपना माथा पकड़ लिया और मन ही मन कहा, धत तेरे की जैसा सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। डैड का चेहरा भी तुरंत काला पड़ गया। चेन परिवार के बाकी लोग भी नाराज हो गए क्योंकि चेन यू ने बिल्कुल तुम्हारे जैसे ही कपड़े पहन रखे थे, लेकिन तुम्हें इस तरह की हरकतों की आदत थी, इसलिए तुम बिना रुके ऊपर जाने लगे। चेन यू तो इंतजार कर रहा था कि तुम गुस्सा करोगे, लेकिन तुमने बस एक हल्की सी नजर डाली और आगे बढ़ गए। ये देखकर वो तुरंत तुम्हारे पीछे दौड़ा और जोर से चिल्लाया। उसकी आवाज सुनकर जो मेहमान धीरे धीरे आपस में बातें कर रहे थे वे सब फिर से उसकी तरफ देखने लगे। तुमने बेबसी से सांस छोड़ी, पीछे मुड़े और शांत स्वर में कहा, नमस्ते। और हाँ, मैं तुम्हारा बड़ा भाई नहीं हूं, तुम्हारा और मेरा कोई खून का रिश्ता नहीं है। तुमने शांत स्वर में कहा, मैं इस परिवार का असली बेटा हूं। यह सुनते ही चेन यू का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। चेन हुआंग तुरंत आगे बढ़ी और अपने प्रिय चेन यू के सामने खड़ी हो गई। उसने ठंडे स्वर में कहा, मैं इस भाई को नहीं मानती, मेरा भाई सिर्फ यूअर है। तुमने बेपरवाही से कंधे उचकाते हुए कहा, जैसी तुम्हारी मर्जी। दूसरी मंजिल पर खड़े दादाजी चेन वेमिंग नीचे का पूरा तमाशा साफ साफ देख चुके थे। हमेशा तेज नजर रखने वाले दादाजी की आंखों में भी इस समय हल्की मुस्कान थी। उन्होंने अपनी दाढ़ी सहलाते हुए दादी से कहा, मुझे लगता है हमारा नया पोता काफी अच्छा है। दादी जियान युएंग ने भी सिर हिलाकर हामी भरी और बोली, हाँ, इसका नाम शाओ फैन है ना, बाद में मैं अपनी घड़ी इसे जरूर दूंगी। दोनों की कुछ ही बातें हुई थी कि तुम दूसरी मंजिल पर पहुंच चुके थे। चेन जिंग ने मुस्कुराते हुए कहा, दादाजी दादी बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं। चेन जियांग ने उत्साह से तुम्हारा परिचय कराया। दादाजी दादी, ये हमारे परिवार के नए छोटे भाई जियांग फैन हैं। तुमने पूरे सम्मान के साथ दोनों को प्रणाम किया। दादी ने संतोष से मुस्कुराकर तुम्हारा हाथ पकड़ लिया और प्यार से बोली, अच्छा, बहुत अच्छा। ये पोता तो मेरे बेटे और बहू की सारी खूबियां लेकर पैदा हुआ है। देखो कितना सुंदर लड़का है। तुमने मुस्कुराकर कहा, धन्यवाद दादी, आपका व्यक्तित्व कितना शानदार है। खासकर ये चोंगसाम आप पर बहुत जैंच रही है। आपकी उम्र की ज्यादातर महिलाएं या तो इसे पहनकर उसका आकर्षण नहीं दिखा पाती या फिर उनकी फिगर साथ नहीं देती। दादी, आप खुद को इतना फिट कैसे रखती हैं? परिवार में इतने मन से किसी ने उनकी तारीफ बहुत समय बाद की थी। दादी के चेहरे पर खुशी की चमक आ गई। वो हंसते हुए बोली, तुम्हारी बातें तो बहुत मीठी हैं, मैं कुछ खास नहीं करती, बस हल्का खाना खाती हूँ, जल्दी सोती हूँ, जल्दी उठती हूँ और इस स्टेट में रोज थोड़ा टहल लेती हूँ। तुमने सिर हिलाते हुए कहा, समझ गया, अनुशासन और व्यायाम ही सबसे अच्छा सौंदर्य उपचार है। ये देखकर कि सबका ध्यान सिर्फ दादी पर था, दादाजी ने जानबूझकर 2-3 बार खांसकर सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा। तुम तुरंत उनकी तरफ देखकर बोले, वाह दादाजी, आपका रौब तो कमाल का है। इस पूरे हॉल में कोई भी आपकी मौजूदगी का मुकाबला नहीं कर सकता। अभी तो मैं आपसे बात करने की हिम्मत भी नहीं जुटा पा रहा था, लेकिन अब जब मैं आपका पोता हूं तो क्या मुझे थोड़ा विशेष अधिकार मिल सकता है? क्या दादाजी मुझसे थोड़ी बात करेंगे? दादाजी कुछ बोलने ही वाले थे कि तभी एक आवाज ने पूरे माहौल की गर्मजोशी तोड़ दी। दादाजी दादी, बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं, हम आपके लिए उपहार लाए हैं। सबने एक साथ चेन हुआंग और चेन यू की तरफ देखा और उनके चेहरे पर साफ नाराजगी दिखाई दी। सबकी नजरों के बीच चेन यू ने झिझकते हुए स्वास्थ्यवर्धक चाय और एक मशहूर सुलेखकार की बनाई हुई कलाकृति आगे बढ़ाई। दूसरी तरफ चेन हुआंग ने पूरी भक्ति का दिखावा करते हुए कहा, क्या बात है, तुम कोई उपहार लेकर नहीं आए, अभी अभी घर लौटे हो, इसलिए बुनियादी शिष्टाचार भी नहीं जानते और तुम लोगों ने भी उसे कुछ नहीं सिखाया। चेन यू ने तुरंत मौका देखकर कहा, बिग सिस्टर भाई के बारे में ऐसा मत कहिए, बड़े भाई अभी अभी घर लौटे हैं, उन्हें ये बातें नहीं पता। कोई बात नहीं, हम तो उपहार ले ही आए हैं। तुमने भौं उठाकर व्यंग्य से कहा, अरे वाह, आज तो मेरा स्वागत समारोह है, अगर उपहार देना ही था तो मुझे देते, दूसरों को क्यों दे रहे हो? लोग तो यही समझेंगे कि तुम्हारे मन में कोई और इरादा है। मॉम ने सीधे चेन हुआंग की तरफ देखकर कहा, फैनर सही कह रहा है। तो बड़ी बेटी, अगली बार मौके की परवाह किए बिना किसी को भी उपहार मत देना, मैंने तुम्हें ऐसे संस्कार कभी नहीं दिए। दादाजी को चेन हुआंग और चेन यू का यह नाटक देखने में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं थी। उन्होंने हाथ हिलाकर कहा, बस अब बहुत हुआ, समारोह शुरू हो चुका है, अब सबको आज के मुख्य पात्र से मिलवाना है। दादाजी ने एक नौकर से माइक्रोफोन लिया और मुस्कुराकर बोले, देवियों और सज्जनों, आज यहां आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आज का यह समारोह सिर्फ इसलिए रखा गया है ताकि मैं आप सबका परिचय हमारे परिवार के असली पोते जियांग फैन से करा सकूं। ये सुनते ही नीचे खड़े मेहमानों के चेहरों पर आश्चर्य के भाव आ गए। इसके बाद दादाजी ने माइक्रोफोन तुम्हारे हाथ में देते हुए कहा, अब तुम भी सबको 2 शब्द कहो। तुमने आराम से माइक्रोफोन लिया, हल्का सा गला साफ किया और बोले, आप सभी का आज मेरे स्वागत समारोह में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके आशीर्वाद और शुभकामनाओं के लिए मैं आभारी हूं। आशा करता हूं कि आप सब आज का समय आनंद से बिताएंगे। तुम्हारे बोलते ही किसी ने सबसे पहले ताली बजाई, फिर पूरे हॉल में तालियों की गूंज फैल गई और मधुर संगीत बजने लगा। जो माहौल कुछ देर पहले ठहरा हुआ था वो फिर से जीवंत हो गया। लोग आपस में बातें करने लगे, वाइन पीने लगे और नाश्ते का आनंद लेने लगे। दूसरी तरफ चेन यू दूसरी मंजिल के एक कोने में अकेला खड़ा था। वो ऐसा लग रहा था जैसे कोई मस्खरा हो जिस पर अब किसी का ध्यान ही नहीं जा रहा। तभी मॉम ने उसकी तरफ मुड़कर पूछा, यूअर, तुमने अपने भाई जैसी बिल्कुल वही पैंट क्यों पहन रखी है? चेन यू ने उलझन भरा चेहरा बनाकर कहा, मॉम, मैंने तो बस यूं ही अपनी पसंद की एक पैंट पहन ली थी, मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि बड़े भाई भी यही पैंट चुनेंगे। चेन यू ने मासूम चेहरा बनाकर कहा, सच में मुझे तो इसके बारे में बिल्कुल पता नहीं था। माहौल अपने खिलाफ जाता देखकर चेन हुआंग तुरंत आगे बढ़ी और उसकी तरफदारी करते हुए बोली, मॉम, आप लोग ही यूअर पर पर्याप्त ध्यान नहीं देते, इसलिए मैंने खास तौर पर हमारे परिवार के डिजाइनर से उसके लिए ये कपड़े बनवाए थे। मॉम ने ठंडे स्वर में कहा, बड़ी बेटी, लगता है तुमने मेरी बातों को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। इतना कहकर वो नीचे चली गई।
ये देखकर कि उन्हें यहाँ कोई फायदा नहीं मिलने वाला, बाकी लोग भी उन्हें ऐसे नजरअंदाज करते हुए निकल गए जैसे वे वहां मौजूद ही न हो। तभी जब तुम सीढ़ियों से नीचे उतरने वाले थे, अचानक तुम्हारा संतुलन बिगड़ गया। किसी ने मौका देखकर चुपके से तुम्हें पैर अड़ा दिया था, लेकिन फिसलते ही तुमने तुरंत अपनी कलाई से रेलिंग पकड़ ली, हथेली के जोर से शरीर को ऊपर उछाला और रेलिंग पर बैठकर दूसरी मंजिल से पहली मंजिल तक फिसलते हुए शानदार अंदाज में नीचे उतर गए। ये देखकर चेन यू भी पूरी तरह स्तब्ध रह गया। नीचे से तालियों और खुशियों की आवाज सुनकर ही उसे होश आया। उसने दांत भींच लिए और गुस्से से लगभग पागल हो गया। जब चेन परिवार ने देखा कि तुम्हें कोई चोट नहीं आई तो सबने राहत की सांस ली। दादी का चेहरा तुरंत ठंडा पड़ गया। उन्होंने सख्त आवाज में कहा, चेन यू, ये सोचकर कि तुम कभी चेन परिवार में रहते थे और फैनर को कोई चोट नहीं लगी, इस बार मैं तुम्हें माफ करती हूँ, लेकिन अब इसी वक्त यहाँ से निकल जाओ। चेन यू ने हैरानी से पूछा, दादी आप मुझे क्यों निकाल रही हैं? दादी ने बिना घुमाए फिराए साफ कहा, क्योंकि तुमने फैनर को गिराने की कोशिश की। चेन यू की आंखें फिर से मासूमियत से भर गईं और आंसू तुरंत निकल आए। उसने कांपती आवाज में कहा, दादाजी आप क्या कह रहे हैं? मुझे तो लगता है बड़े भाई शायद इन जूतों के आदी नहीं है। उनका संतुलन बिगड़ गया होगा और वे खुद ही फिसल गए। ये सुनते ही दादाजी और दादी दोनों पूरी तरह उससे निराश हो गए। दादाजी ने भौहें सिकोड़ लीं और सख्त आवाज में कहा, जा रहे हो या नहीं? अगर 1 मिनट के अंदर नहीं गए तो मैं बॉडीगार्ड से तुम्हें बाहर निकलवा दूंगा। तभी चेन हुआंग फिर से चेन यू के सामने खड़ी हो गई और बोली, दादाजी आप यूअर के साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकते हैं? साफ दिख रहा था कि नया आया लड़का खुद ठीक से खड़ा नहीं रह पाया और गिरने वाला था। अगर वो गिर जाता तो शर्मिंदगी हमारे परिवार की ही होती। लेकिन यूअर अलग है। वो बचपन से ही शालीनता और अच्छे संस्कारों में पला है। वो हमारे परिवार का सबसे उत्कृष्ट यंग मास्टर है। उसने आपके और दादी के लिए इतने मन से उपहार भी तैयार किए थे। आपको उसे बाहर नहीं निकालना चाहिए। दादाजी ने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने बस पीछे खड़े लोगों की तरफ हाथ हिलाकर आदेश दिया, इन दोनों को अलग अलग गेस्ट रूम में बंद कर दो। जब तक ये समारोह खत्म नहीं हो जाता इन्हें बाहर नहीं आने देना।